वीडियो नंबर 3 बेटा, ये अभिक्रिया है, यानी SO2 प्लस हाफ O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक SO3 गैस। तो SO2 की रिएक्शन हाफ O2 ऑक्सीकरण कराया और SO3 गैस बनी। इसकी क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। पहले इसमें दो क्रियाकारी पदार्थ में से एक क्रियाकारी पदार्थ उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है। ये उत्प्रेरक की क्रियाविधि पढ़ा रहा हूँ, ये अभिक्रिया उसकी क्रियाविधि पूछेगा तुमसे क्वेश्चन आपके सामने। कैसे हुई है संपन्न? सबसे पहले दो क्रियाकारी में से तो SO2 पहला क्रियाकारी पदार्थ, उसने पहले उत्प्रेरक से क्रिया करी। यहाँ V2O5 उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। इससे क्रिया करके ये SO3 में बदल गया और V2O4 बना, वेनेडियम टेट्राऑक्साइड। फिर इस वेनेडियम टेट्राऑक्साइड ने दूसरे क्रियाकारी पदार्थ से क्रिया करी, V2O4 हाफ O2 से क्रिया करके वापस V2O5 में बदल गया। तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना लेते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक था, यहाँ भी उत्प्रेरक है। जैसे उपयोग में आया वैसे के वैसे बाहर निकाल दिया। तभी तो कहते हैं कि उत्प्रेरक भाग नहीं लेते। देखो, यहाँ काम आ रहा था, यूँ की तो ही बाहर निकाल दिया, लेकिन इसने क्रियाकारक ने उत्पाद में बदल दिया। इसको इसने इसमें बदल दिया, लेकिन खुद बाहर निकल के आ गया। ये उत्प्रेरक का कार्य है। ये इसकी क्रियाविधि के दो पद हैं, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद, दो पदों में ही संपन्न होती है। ओके, चलो, रंगीन प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज। अगली डी ब्लॉक के तत्वों का अगला गुण रंग। बेटा, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मुख्यतः रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व मुख्यतः संकुल यौगिक बनाते हैं, वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न कोश से उच्च कोश में चले जाते हैं, और जब वो वापस उच्च कोश से निम्न कोश में आते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं, कलरफुल, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक के पास। तो वे संक्रमण तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे प्राय रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। संक्रमण तत्वों में रंग गुण का कारण इनमें आंशिक भरे डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का T2G से EG कक्षक में संक्रमण अर्थात DD संक्रमण है। आ गई ना नवे पाठ की बात कि कोई भी संकुल यौगिक डी ब्लॉक के जो तत्व हैं मुख्यतः कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G से, याद आ जाए तो नवा पाठ जब पढ़ने पड़ा है, उच्च ऊर्जा के EG में ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के EG कक्षक में जाने की प्रक्रिया, ये T2G, ये EG, ये DD संक्रमण कहलाता है। और DD संक्रमण के कारण ही डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से वापस निम्न कोश में आता है ना, तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का उत्सर्जन करके रंग प्रदर्शित करता है बेटा, ठीक है। तो संकुल यौगिक या डी ब्लॉक के तत्व मुख्यतः DD संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर। अगला गुण चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ते हैं बेटा, सुनिएगा। संक्रमण तत्वों में कोई भी तत्व, पदार्थ, आयन, यौगिक चुंबकीय गुण तभी प्रदर्शित करता है जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ये अनुचुंबकीय तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। पदार्थों में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति का मूल कारण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है। सुनिएगा,
आपको पता है कि ये नाभिक है, ये गोलाकार कोश हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, इसको कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति, स्पिन मोशन। कौन सी गति? कक्षीय गति। ठीक है, इसको हम म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। म्यू और एल। यहाँ म्यू चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है। कक्षीय गति को म्यू एल से। दूसरी गति इलेक्ट्रॉन की, जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो अपनी अक्ष पर भी गति करता है। ये इलेक्ट्रॉन की अक्ष, इसके चारों ओर दो तरह की गति करता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। याद है आपको? इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति दिखाता है, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, एक कक्षक में। तो दूसरी इसकी जो गति होती है वो होती है चक्रण गति। चक्रण गति, जिसे म्यू एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुणों का जो मूल कारण है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मुख्यतः दो तरह की गति होती है। पदार्थों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति का मूल कारण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति है, कक्षीय गति और चक्रण गति। पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू है वो कक्षीय गति व चक्रण गति का योग होता है, यानी म्यू इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। ये कक्षीय, ये चक्रण। इसको बोर मैग्नेटॉन में इसकी मात्रक है, प्रदर्शित किया जाता है। बी एम बराबर बोर मैग्नेटॉन और ओ एक बोर मैग्नेटॉन बराबर ई एच अपॉन 4 पाई एम सी होता है, जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए कि एक बी एम की वैल्यू ये होती है। म्यू एल कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू एस चुंबकीय चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। संक्रमण तत्वों से बने संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। म्यू बी एम इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहाँ एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन क्या है बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी संक्रमण तत्व में, डी ब्लॉक के तत्वों में, उनके आयनों में अगर चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है ना, तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने का सूत्र है म्यू बी एम इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहाँ एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटा। 9वें पाठ में मैं समझा चुका हूँ पूरा। तो ये चुंबकीय गुणों के बारे में समझा रहा हूँ। डी ब्लॉक के अंदर चुंबकीय गुण। पदार्थों में कई प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिनमें 3 गुण प्रमुख हैं। यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को हमने 3 भागों में बांट दिया। ये सब पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है। फर्स्ट चैप्टर में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबक पदार्थ, मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लोह चुंबक, 5 तरह के गुण होते हैं। इसके अलावा भी ध्यान हो तो अनुचुंबकीय नंबर 1 और दूसरा प्रतिचुंबकीय, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखें। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबक तो अनुचुंबक तो और लोह चुंबक। ठीक है, इनके अलावा भी ध्यान हो तो लघु लोह चुंबक तो प्रति लोह चुंबक तो ये भी थे, लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्यतः 3 है तो हम पढ़ रहे हैं। प्रतिचुंबक पढ़ लिए, पहले चैप्टर में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, एक ही बात है। पढ़ लो, दोबारा पढ़ा देता हूँ। प्रतिचुंबक, ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ जिनमें परमाणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करें, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का परस्पर प्रभाव
विपरीत चक्रण के कारण नष्ट हो जाता है। तो इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, अयुग्मित नहीं युग्मित। अब जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे ना बेटा, तो एक क्लॉक होगा, दूसरा एंटी क्लॉक होगा। तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपने चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। इसलिए तो वो चुंबकीय गुण नहीं दिखाते। इसलिए तो कहते हैं कि जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय गुण इसलिए नहीं प्रदर्शित करते, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ही चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को ये निरस्त कर देते हैं। आई बात समझ में? ये चित्र देखो, ये बल रेखाएं इस पदार्थ से दूर भाग रही हैं, तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है, दूर भाग रही हैं। ठीक है बेटा।